कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मां और बाप अपनी बेटी की हत्या और रेप के लिए एक याचिका दायर करते हैं। बताते हैं कि साहब पहले हमारे पास फोन पहुंचता है और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है, यानी कि वो बीमार है। माँ बाप रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और घर में कुछ ऐसी आशंका जाहिर से होने लगी थी जैसे कि कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना हो गई है। वो बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे थे, तब बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करें तो क्या करें। इसके बाद माँ और बाप सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद कहते हैं कि हम अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं, आखिरकार क्या मामला है, क्या माजरा है। तब डॉक्टर लोग या जो भी वहां पर मौजूद होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि तुम थोड़ी देर आराम करो, बैठो, पानी वानी पियो, उसके बाद में बात करते हैं। इसी तरह से इंतजार करते करते 3 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन माँ और बाप की कोई सुध ही नहीं ले रहा था। जो भी आता था बस आना जाना और एक दूसरे से कानों में खुसर फुसर चल रही थी। वो क्या निर्णय लेना चाहते थे, क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा था। तभी कोई व्यक्ति उनके पास आता है और आने के बाद कहता है कि सेटलमेंट कर लो। यानी कि जो व्यक्ति अपनी बेटी को देखने के लिए पिछले 3 घंटे से पल पल तरस रहा है, उसके कानों में एक आवाज पहुंचती है कि सेटलमेंट कर लीजिए। किस तरह का सेटलमेंट कर लीजिए? जैसे ही हाईकोर्ट ने ये बात सुनी, याचिका सुनी, दरअसल इससे पहले पूरे देश भर में इस घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो बीमार हैं उन्हें हॉस्पिटल में इलाज इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर इलाज होगा कैसे? अब ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट को इस बात को लेकर थोड़ा तल्ख होता है, गुस्सा भी आता है। और गुस्सा आने के बाद वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर हम 7 दिन में सबूत नहीं जुटा पाए या मामले की जांच ठीक से नहीं कर पाए तो 7वें दिन हम इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। 7वें दिन यदि इस मामले को सौंपोगे, हो सकता है कि तुम इन सबूतों के साथ छेड़छाड़ करो, इसलिए 5 दिन में ही अगर तुम कुछ नहीं कर पाए हो तो 5 दिन में ये मामला सीबीआई को जाता है। यानी कि सीबीआई को जाता है। साथ ही एक बात और पकड़ी गई कि जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ने ये जिम्मेदारी ली, नैतिक जिम्मेदारी। वो कहते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर, जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर जिसकी रेप के बाद हत्या हुई है, वो उनकी बेटी की तरह है, इसलिए मैं एक पेरेंट होने के नाते मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। अभी पद से इस्तीफा ही दिया था कि राज्य सरकार ने उन्हें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया। इनकी ऐसी क्या जल्दी थी कि प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है, तुरंत इसको ये जिम्मेदारी दे दी है। अब ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट जो तल्ख रवैया अपनाता है, वो 2 बात कहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और दूसरा ये है कि प्रिंसिपल को छुट्टी पर आप भेजते हैं या फिर हम भेजें। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लेडी डॉक्टर के साथ उस भयानक रात में कब क्या हुआ था। ये जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। यहाँ 55/B शंभुनाथ पंडित रोड निवासी एक व्यक्ति, जिसका नाम होता है संजय राय। जैसा संजय राय 5 अगस्त 2024 को ये जाता है एक बैठक में शामिल होने के लिए। दरअसल ये पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता है। इसकी बैठक थी 5 अगस्त को जब निकलता है तो 8 अगस्त को वहां से वापस आ जाता है। जैसे ही वापस आता है, ये बैठक हो रही थी सलवा में। सलवा यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर दूर पड़ता है कलकत्ता से, जहां पर इसका आवास होता है, घर होता है। और ये उस बैठक में शामिल होने के बाद सीधा पहुंच जाता है आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। वहां जाता है, एक दोपहर का समय था, एक मरीज को लेकर। दरअसल उस मरीज को भर्ती कराता है और भर्ती कराने के बाद फिर वापस वहां से चला आता है। रात 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 बजे के आसपास का वाकया है। ये उस मरीज को, जिसको दोपहर में अभी एडमिट करा के आया था, उस मरीज से मिलने के लिए जाता है। उसका एक्सरे वगैरह या फिर और उसको देखने के लिए कि उसकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। दरअसल उसको देख कर, जबकि उसके परिवार के लोग भी मौजूद होते हैं, अब यहाँ से वो वापस चला जाता है। वापस जाता है तो रात के लगभग 1 बज जाता है और 1 बजे अब वो इस मरीज से नहीं बल्कि इसी बिल्डिंग के अंदर किसी दूसरे मरीज से मिलने के लिए आता है, उसकी मदद करने के लिए। उससे बातचीत करता है, आज इसका ऑपरेशन होने वाला था, और बातचीत करके यहाँ से निकल जाता है। अब रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और परिसर में आकर घूमने लगता है। एक कहानी यह है जो संजय राय की चल रही है, जो बैठक में शामिल होता है, हॉस्पिटल में आता है, मरीज को दिखाता है, उसके बाद फिर दूसरे मरीज को देखने के लिए आता है। इस तरह की कहानी चल रही है। लेकिन एक और कहानी है जो दूसरी कहानी है। दरअसल आपको ये भी बताते चलें, जो ये संजय राय है वो पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिविक वॉलंटियर भी है। और दरअसल एक ऐसी टी शर्ट पहन के घूमता है जिस टी शर्ट पर लिखा है कोलकाता पुलिस। बड़ी संख्या में लोगों को यही मालूम था कि शायद ये पुलिस वाला है, ये पुलिस की तरह चलना, उसकी तरह बात करना। और ये बॉक्सर होता है, तो बॉक्सर जो फिटनेस इसकी बड़ी ठीक ठाक सी होती है, तो इसको बड़ी संख्या में लोग यही समझते हैं। और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इसके ताल्लुकात बताए जाते हैं, उनके साथ उठना बैठना था, इसलिए हॉस्पिटल के किसी भी हिस्से में ये जा भी सकता था और आ भी सकता था। शायद किसी को रोकने की, किसी को टोकने की इसमें हिम्मत भी नहीं होती है। एक कहानी जो संजय राय की ये चल जाती है। दूसरी कहानी होती है 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर होती है जो कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट
पीजी सेकेंड ईयर की एक स्टूडेंट होती है, इसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कलकत्ता के अंदर। अब ये इनका रोज की नाइट शिफ्ट में इनकी ड्यूटी थी। ये नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद रात के 11 बजे के आसपास इन्होंने अपनी माँ और अपने पापा से बातचीत भी की। जैसे रोजमर्रा की तरह घर वालों की फिक्र होती है कि हमारी बेटी कहीं बाहर गई है, कैसी है, ठीक है कि नहीं है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं थोड़ा राउंड अप ले लूँ, जाकर मरीजों को देख लूँ, मरीजों को देखने के बाद फिर आराम से बात करते हैं। कब 2 बज जाते हैं, उसके बाद वो अपने 2 जूनियर के साथ बैठकर खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद कहती हैं कि मैं थोड़ी थक सी गई हूँ, इसलिए जाकर आराम कर लेती हूँ। आराम इसी बिल्डिंग के अंदर 4थी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल है, उसके अंदर जाती हैं और जाकर वहाँ पर आराम करने लगती हैं। अब ये जाकर अपने लगभग बताया जाता है कि 2 से 3 बजे के बीच का ये वाक़या है, जब जाती हैं उसके अंदर और जाकर आराम करने लगती हैं। उधर जो संजय राव होता है, संजय राव लगभग रात के 3 बजे के आसपास इसी चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है। वहाँ जाने के कुछ देर इधर उधर घूमता है और कुछ देर घूमने के बाद सीधा इसके जो सेमिनार हॉल है, उसी सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब ये अंदर तो चला जाता है, लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास अंदर रहता है। उसके बाद ये 4:37 पर जो 8 और 9 अगस्त 2024 की रात होती है, यानी कि अब सुबह हो चुकी है, 4:37 के आसपास यहाँ से निकल जाता है, जो कि निकलता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब तक यहाँ तक बिल्कुल शांति थी, किसी को कोई खबर नहीं, कुछ नहीं पता कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है, सुबह के 6 बजते हैं, तो एक कर्मचारी जो कि सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और जाकर देखता है, तो देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल एक लाश पड़ी हुई है जो कि खून से बहुत बुरी तरह से लथपथ है। जैसे ही उसने लाश को देखा, उसे देखने के बाद चीखने लगता है और चीखता चिल्लाता हुआ उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। उसकी चीखों को सुनने के बाद आसपास जो काम कर रहे थे वो भी देखते हैं और उनकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। अब शुरुआत में ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है, आखिरकार हुआ क्या है। तो इसी बीच में जो डॉक्टरों की टीम भी पहुंच जाती है, जो अधिकारी होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं, देखते हैं। तो इस मामले को कहीं ना कहीं शुरुआत में कि मेडिकल कॉलेज की कहीं इमेज ना खराब हो जाए, इसे दबाने की कोशिश की जा रही थी। और इसीलिए उन्हें शायद जो लड़की के यानी कि लेडी डॉक्टर के माता और पिता होते हैं, उनके पास जो सूचना पहुंची थी, तो पहले बताया गया तुम्हारी बेटी बीमार है, उसके बाद बताया गया कि उसने अपनी जिंदगी को खुद खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है, और तीसरी बार उसको बताया गया कि आप एक काम करिए, हॉस्पिटल आ जाइए। और 3 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए इंतजार करना पड़ता है। और जब उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार देखा था, तो बेटी की स्थिति अर्धनग्न अवस्था में थी, नीचे के हिस्से में कोई कपड़ा ही नहीं था। और जिस रूप में बेटी पड़ी हुई थी, उसे देखकर किसी की भी आंख, कोई भी सिहर जाएगा, परेशान हो जाएगा, सोचने पर मजबूर हो जाएगा। जब माँ बाप ने पहले से ही थोड़ा डरे सहमे थे, रो तो रहे थे, लेकिन अपनी बेटी की उस हालत को देखने के बाद उन पर रहा नहीं जाता। फिर इस जो लाश होती है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है हॉस्पिटल में। अब जब पोस्टमार्टम होता है, उसकी रिपोर्ट जाती है, तो पता चलता है कि प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा है, आंखों से खून बह रहा है, मुंह से भी खून निकल रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, आखिरकार किसने किया है, क्या किया है, चेहरे हो या नाखूनों में भी चोट के निशान पाए जाते हैं। पेट और जो लेफ्ट पैर होता है उसमें भी चोट के निशान था। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, राइट हाथ, सीधे जो हाथ था उसमें चोट लगी हुई थी, होठों पर चोट लगी थी। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं थे। आखिरकार किसने किया, क्यों किया, पुलिस के लिए सवालों के बहुत सारे सवाल थे। अब पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की थी। यही कारण है कि माँ बाप को मजबूरन याचिका दायर करनी पड़ी और कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इस मामले की पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करने की एक वजह यह भी बन जाती है कि देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगता है। अब चाहे टीवी हो, अखबार हो, अब हर जगह प्रिंट मीडिया सहित जहां देखो वहां पर इसी घटना की कि ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ इतनी अमानवीय घटना की गई है कि निर्भया 2.0 ये दूसरी घटना बिल्कुल वैसी पहली जैसी घटना के रूप में बन जाती है। किसने किया, क्या किया है। जब पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी, तो लाश के पास एक ब्लूटूथ मिलता है। और जो ब्लूटूथ मिलता है, तो इस हॉल के आसपास जो भी देखे जा रहे थे, उन जो देखे गए व्यक्तियों को बुलाया जाता है। और बुलाने के बाद पता चलता है कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम संजय राय है, जो संजय राय के ब्लूटूथ से वो मैच कर जाता है। अब इस ऐसी स्थिति में संजय राय ने जो कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े पहने हुआ था ही नहीं, यानी कि वो बदल चुका था। यहां से जब सीधा पहुंचता है एक पुलिस के बैरक में, जाकर वहां सो जाता है, आराम करता है। बताया जाता है कि वो शराब का आदी होता है, उस दिन भी शायद उसने शराब पी हुई थी। अब वो वहां जाकर आराम करता है, उसकी आंख खुल जाती है, उसे होश आता है कि तूने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया है, शायद पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने जल्दी जल्दी सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उसे बुलाया था, तो वो अपने जूते साफ नहीं कर पाया और जूते पर उसके उस महिला डॉक्टर के ब्लड लगा हुआ था। अब जब आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि आखिरकार इस 40 से 45 मिनट के अंतराल में हुआ क्या है, तभी ये इस तरह से कुछ कल्पना की जाती है कि जैसे प्राइवेट पार्ट से, तो क्योंकि उसे
ब्लू फिल्म यानी कि पॉर्न साइट देखने की अब बुरी आदत थी उसकी, मोबाइल में भी और वैसे भी वो अलग अलग वक्त में देखा करता था। लेकिन पॉर्न साइट में भी उन साइटों को देखा करता था, उन पॉर्न को देखा करता था जिसमें बेभत्स तरीके से किसी महिला के साथ कोई गंदा और घिनौना कृत्य किया जाता है। ठीक उसने वैसा ही घिनौना और गंदा कृत्य किया जिसकी वजह से उस लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था, साथ ही उसकी आंखों में और मुंह से खून आने की जो वजह बताई जाती है। जब इस महिला डॉक्टर ने विरोध करने की कोशिश की तो उसका जो चेहरा था, उसका जो सर था, उसने बहुत तेज दीवार मारा। लेडी डॉक्टर ने चश्मा पहना हुआ था जिसकी वजह से उसकी आंखों के जो चश्मा लगा था उसके शीशा टूट जाता है, जो कि आंखों के अंदर चला जाता है और चेहरे के अंदर भी चला जाता है, यानी कि मुंह के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आंखों से और मुंह से ब्लड बह रहा था। और ऐसी स्थिति में लेडी डॉक्टर ने बचने की तमाम कोशिशें की, छटपटाई ताकि अपने आप को बचा सके, सेव कर सके, क्योंकि वो बॉक्सर होता है संजय राय, और उसने उसके साथ बॉक्सिंग करनी शुरू की, उसको बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। यही कारण था कि उसके चेहरों पर भी चोट लगी, उसके नाखूनों में भी चोट लगती है, उसके पेट में चोट लगती है, उसके लेफ्ट पैर में चोट लगती है, और गर्दन जैसे उसने लगातार गर्दन को दबा रहा है तो गर्दन की हड्डी टूट जाती है, और राइट हैंड पर भी चोट लग जाती है, होठों पर भी चोट लग जाती है। क्योंकि ये एक रिपोर्ट ये भी चल रही है कि डॉक्टर की मौत हो जाती है। डॉक्टर की मौत होने के बाद उसने फिर से उसके साथ बलात्कार किया था, यानी कि अब वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। और जब वो अपने मन को संतुष्ट कर लेता है, जब उसके यहाँ से बात चला जाता है, हालांकि शायद उसने सोचा होगा कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसके कानों से निकला हुआ वो ब्लूटूथ, साथ ही उसके जूते पर लगा हुआ वो खून, वो उसे वहां पे पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। उसने कभी सोचा नहीं था। जब पुलिस ने इस व्यक्ति के बारे में जांच करने की, पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसने 4 शादियां की हुई थी। पहली शादी करता है, छोड़ के चली जाती है, दूसरी शादी करता है, छोड़ के चली जाती है, तीसरी शादी में भी बीवी छोड़ के चली जाती है। एक बीवी की इसकी मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते। अब वो बीमारी क्या थी उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन ये बताया जाता है कि जिस तरह से पॉर्न साइट देखा करता था, गंदी फिल्में देखा करता था, गंदी फिल्में देखने के बाद अपनी बीवियों के साथ भी वो ऐसी ही हरकत करता था, इसलिए वो वहां से चली जाती हैं। और जब आसपास के लोगों से ये जानने की कोशिश की जाती है तो बताते हैं कि इसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती थी, यानी कि अपनी पत्नी के साथ इस तरह से मारपीट भी किया करता था। और शायद इसीलिए इसकी बहन से रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि ये अमानवीय तरीके से हरकतें करता था। अब ये अपनी माँ के साथ रह रहा था और वो बाहर और या चाहे घर में वो ऐसे रहता था जैसे कि कोई पुलिस वाला हो, यानी कि कलकत्ता पुलिस में। हालांकि वो मानदेय के रूप में काम करता था, महज 12,000 रुपये उसको मिलते थे और ये अपनी इस तरह से जिंदगी जी रहा था। और ये हॉस्पिटल में आना जाना, ये भी जानकारी मिल रही है कि मरीजों को सिर्फ इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया करता था जिससे कि उनसे पैसे मिल सकें, क्योंकि किसी भी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को आसानी से भर्ती नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और सुविधाएं ज्यादा होने की वजह से हर कोई ये चाहता है कि उसको यहाँ पर इलाज हो सके। ऐसी स्थिति में ये शायद दलाल का काम भी करता था और वहां पर ये पैसे भी कमाया करता था। लेकिन जिस तरह की शुरुआत में पुलिस की इस मामले को लेकर भूमिका रहती है, क्योंकि इसके बड़े अधिकारियों के संपर्क रहते हैं और परिवार के लोगों से ये कहा जाता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। अब वो किस तरह से सेटल करना चाह रहे थे ये समझ में नहीं आता। अब ऐसी स्थिति में जब इसकी पुलिस की जो कार्यप्रणाली थी, सरकार की जो नियत थी कि हम 7 दिन में ऐसा करेंगे, तो घर वालों ने, परिवार वालों ने याचिका दायर करते हैं। मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट में इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। कहते हैं कि आप 7 दिन नहीं बल्कि आप 5 दिन में ही इस मामले को सीबीआई को सौंप दीजिए, क्योंकि पता नहीं आप इस कितने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दें, इस मामले की जांच जरूर होना चाहिए। अब पुलिस पर हाईकोर्ट को भरोसा नहीं है, परिवार को भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं पूरे देश को भी भरोसा नहीं है। लेकिन बात अगर हम सीबीआई की करें तो सीबीआई ने पहले बहुत सारे मामलों में जांच पड़ताल की है। अगर हम एक फिल्म के हीरो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, उनके मामले की जांच करें तो उनका मामला शायद आज तक लटका हुआ है। ऐसे न जाने कितने मामले हैं। सीबीआई को जांच तो जीत दी जाती है, सीबीआई पे बहुत मोटी तौर पर पैसे खर्च तो किए जाते हैं, लेकिन किसी भी मामले का इतनी जल्दी आसानी से रिजल्ट निकलता नहीं है। अभी मामला चल रहा है, पता नहीं पुलिस इस मामले की बढ़िया से जांच करके सही करती कि नहीं करती। क्या सीबीआई मामले की जांच करेगी या नहीं करेगी? क्या ये मामला ये ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा? इसका भविष्य क्या होगा? क्या पुलिस पर भरोसा करें या सीबीआई पे भरोसा करें, समझ नहीं आता। या फिर साथ काम करने वालों पर भरोसा करें, जो व्यक्ति रोज हॉस्पिटल आता था उस पर भरोसा करें कि ना करें, किस पर भरोसा करें, ये समझ में नहीं आता। महिलाएं ना घर में सुरक्षित हैं, ना बाहर काम करने जाती हैं वहां सुरक्षित हैं। जहां देखो वहां उन पर गिद्धों की जैसी नजरें बनी रहती हैं। लेकिन महिलाओं की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, उन्हें ये लड़ाई खुद ही जीतनी पड़ेगी। जहां जाती हैं चारों तरफ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस तभी कर सकती हैं जब वो इस तरह से सचेत रहें, सतर्क रहें। और शायद इसलिए भी हम इन घटनाओं को आप तक लेके आते हैं, ताकि आप इन घटनाओं से सबक लेकर सचेत रहें, सुरक्षित रहें, और ताकि कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी महिला के साथ कोई ऐसी घटना ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते
आज कृतिका गौतम हैं जो कि हरदोई की रहने वाली हैं, साथ ही मामलेश्वर सिंह हैं, विशाल यादव हैं, रचित रुखसाना जो कि गाजियाबाद की रहने वाली हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें गोविंद कुमार हैं और उनकी पत्नी मानसी हैं। आज साथ ही किशोर व्यास हैं, अरुण कश्यप हैं, हाफिज मोहम्मद मुनव्वर अररिया के रहने वाले हैं, मोहम्मद शमीम बीरपुर से हैं, पवन कुमार बिजनौर से हैं, जुबैर अख्तर, शब्बीर खान शैतान सिंह, सोनू कुमार जो कि बिहार से हैं, इकबाल सिंह पंजाब से, नरगिस मेहर कोलकाता से हैं, मौसम खान मेवात से, अनुराग सिंह गोंडा से हैं, मिंटू गुप्ता, सचिन सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।